इससे पहले कि ईमानदारी तुम्हें उस जगह ले जाए जहां बेटा तुम्हें बाप कहते हुए शर्माए, तुम वापस चले आओ। उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसको एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? मैं जानता हूँ कि इससे न तो कुर्सी बन सकती है और न बैसाखी। मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में एक सड़ा हुआ काट है। लंदन और न्यूयॉर्क के घुंडीदार तमसों से डमरू की तरह बसता हुआ मेरा चरित्र अंग्रेजी का आर्ट है। मगर मत भूलो कि सबसे बड़ी चीज़ वह बेशर्मी है जो अंत में तुम्हें भी उसी रास्ते पर लाती है जहाँ भूख उस वहशी को पालतू बनाती है। सुदामा पांडे धूमिल वे हैं जिनका यूपी के वाराणसी जिले में 1936 में जन्म हुआ और 38 साल की अल्पायु में निधन। परंतु ये उनका परिचय नहीं है। वे हिंदी के कवि थे और इतने कम समय में ही उन्होंने हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन की उपाधि पाली थी। मगर ये उपाधि देकर हिंदी कविता और भारतीय समाज ने उन्हें उसी तरह दरकिनार कर दिया जिस तरह राम और कृष्ण को भगवान का दर्जा देकर कर दिया जाता है। खैर, उन्हीं के शब्दों में कहें तो मुझे जो विरासत में मिला है वो मेरी नागरिकता थी, जेल और सज्जनता के पड़ोस में एक बूचड़ खाने के सामने द सिटी इवनिंग एंड एन ओल्ड मैन मी धूमिल। धूमिल ने अपनी कविता में कभी औपचारिकता और सुंदरता का पर्दा नहीं रखा। उन्होंने नंगे शब्दों को जस का तस अपनी कविता में लिखा है। उन्होंने समाज के उस वर्ग के लिए लिखा जिसके लिए लोग बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। उनकी कविता बस अनुभूति यानी इमोशन के द्वार पर नहीं रुकती, बल्कि वो जाती है चेतना तक और तुम्हें विचार करने पर मजबूर कर देती है। धूमिल का अर्थ होता है धुएं के रंग का, धुंधला, ट्रांसल्यूसेंट। धूमिल को तुम्हें सुनना चाहिए खुद के लिए, उस उदाहरण के लिए कि हर बार जिंदगी की शर्तों पे घुटने नहीं टेक देने होते। चुनौतियों के बावजूद जिंदगी की तरफ आंखें तरेरना और अपने ज़मीर को बचाए रखना धूमिल का जीवन बस इसी बात का उदाहरण है। जैसे पटकथा कविता में जब वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ऊप को आकार दो, यानी अपनी बेचैनी को तुम हथियार बनाओ, अपनी बोरियत को तुम एक हथियार बनाओ और कुछ सार्थक काम में लगाओ। या जब वो कहते हैं कि जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वो एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। तो आइए आज के पॉडकास्ट में हम धूमिल के काव्य को सुनते और समझते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द पोइट्री ऑफ धूमिल। पहली कविता, तुम वापस चले जाओ। इससे पहले कि ईमानदारी तुम्हें उस जगह ले जाए जहां बेटा तुम्हें बाप कहते हुए शर्माए, तुम वापस चले जाओ। हत्यारी संभावनाओं के नीचे सहनशीलता का नाम आज भी हथियारों की सूची में नहीं है। यानी सहनशीलता, पेशेंस, नॉन वायलेंस, अहिंसा कहीं भी हथियारों की सूची में नहीं है। हत्यारी संभावनाओं के नीचे सहनशीलता का नाम आज भी हथियारों की सूची में नहीं है। रात खत्म हो चुकी है और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हथियारों की सूची में नहीं है। यानी कि आज के समय में सुरक्षित होने के लिए तुमको भी हत्यारा होना पड़ेगा। अगली कविता, तुमने जंगल से बहस की है। जंगल यानी कि वो साम्राज्य। और भूल जाओ कि नींद में पेड़ के लिए तुमने जंगल से बहस की है। चीख जो अंधेरे में तुमने सुनी है, सिर्फ तुमने ही नहीं सब ने सुनी है। सब ने उसे ढाल पर गिरते हुए देखा है। सब ने उसे ढाल पर गिरते हुए देखा है और महज एक देर सबकी आंखों में गुस्सा गुर्राया है। आंधीनुमा बेचैनी चेहरों पर छाई है। सब ने महसूस किया है कैसा अन्याय है। यानी कि सब ने देखा तो है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन सब खामोश हैं, किसी ने नहीं देखा। अगली कविता है, धूप कमरे में खड़ी है। फिर भी तुम चाहो तो यह करो कि इतवार में घुसी बुढ़िया को बाहर ढकेल दो, चाहे वह तुम्हारी गृहस्थी ही क्यों न हो। धूप कमरे में खड़ी है, अपनी देह स्वप्नों की दीवार बनने से बचाओ। वक्त के चौकस पंजों में उम्र की गायब शक्लों को समेटकर खाल के नीचे घुस जाओ।
धूमिल के तंज होते हैं तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारे आलस पे और तुम्हारी उपभोग के संस्कृति पे। वो आडंबर वाले धर्म पर भी तंज करते हैं, गुलामी वाली मानसिकता पे भी तंज करते हैं। अगली कविता है वरना तुम कर भी क्या सकते हो, क्योंकि यही वक्त है जबकि सिरहाने घड़ी के अलार्म का टूटा हुआ होना भी एक अदद सुविधा है। वरना तुम कर भी क्या सकते हो, वरना तुम कर भी क्या सकते हो यदि पड़ोसी की महिला का एक बटन तुम्हारी बीवी की ब्लाउज से कीमत में बड़ा है और प्यार करने से पहले तुम्हें पेट की आग से होकर गुजरना पड़ा है। दोबारा सुनना इसको कि वरना तुम कर भी क्या सकते हो यदि पड़ोस की महिला का एक बटन तुम्हारी बीवी की ब्लाउज से कीमत में बड़ा है और प्यार करने से पहले तुम्हें पेट की आग से होकर गुजरना पड़ा है। अगली 4 पंक्तियाँ दूसरी कविता की हैं कि मुर्गे की बांग पर सूरज को टांग कर सो जाओ हत्याओं के खिलाफ ओढ़कर निकम्मी आदतों का लिहाफ। अगली उनकी मशहूर कविता है रोटी और संसद, उनकी किताब सड़क से संसद तक में। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। एक बार दोबारा सुनना इसको। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। एक और कविता जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं आदत बन चुकी है। वह किसी गवार आदमी की ऊप से पैदा हुई थी। क्या हत्या? वह किसी गवार आदमी की ऊप से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्ती में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। नहीं, अब वहाँ अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुत्ती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, अगर हो सके तो बगल के गुजरते हुए आदमी से कहो, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। हाँ, अगर हो सके तो बगल के गुजरते हुए आदमी से कहो, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। इस वक्त इतना ही काफ़ी है। वह बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। यानी कि अगर आज कोई कविता पढ़ता है तो उसे ये नहीं समझा जाता कि वो आदिम पशुता के खिलाफ कोई विद्रोह कर रहा है। अब उसे समझा जाता है कि कोई बौखलाया हुआ बोराया हुआ आदमी है जो कुछ देर अपने उबल पड़े भावों को गाएगा और उसके बाद अपने घर में जाकर सो जाएगा। अगली कविता है 20 साल बाद। वो एक लंबी कविता है, उसका एक हिस्सा है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ। और सवाल क्या है? सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। अगली कविता का अंश है जनतंत्र के सूर्योदय में। रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा। फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे काली दराजों के निश्चल एकांत में, जहां रात में संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती हैं। यानी तुम्हारे द्वारा किए गए कितने ही भी बड़े विद्रोह को या तुम्हारे साथ हुए हादसे को एक फाइल बनाकर सरकारी दफ्तरों की काली दराजों में रख दिया जाएगा।
इसी कविता का आगे का हिस्सा है कि कविता में अब कोई शब्द छोटा नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम चुप रहोगे। तुम चुप रहोगे और लज्जा के उस गूंगेपन से सहोगे, यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस मेहरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है, सिर कटे मुर्गे की तरह फड़कते हुए जनतंत्र में। अब अगली कविता है एकांत कथा, यानी कि जब कवि अकेला होता है, जब धूमिल अकेले होते हैं, तब का वृत्तांत। मेरे पास उत्तेजित होने के लिए कुछ भी नहीं, न कोक शास्त्र की किताबें, कोक शास्त्र यानी कि काम शास्त्र। मेरे पास उत्तेजित होने के लिए कुछ भी नहीं है, न कोक शास्त्र की किताबें, न युद्ध की बात, न गद्देदार बिस्तर, न टांगे, न रात चांदनी, कुछ भी नहीं। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। मेरी शालीनता मेरी ज़रूरत है जो अक्सर मुझे नंगा कर गई है। यानी कि जो मेरी शालीनता है, पोलाइटनेस है, जो मैं ये अच्छी तरह सबसे बात करता हूँ, वो मेरी ज़रूरत है जो मुझे अक्सर नंगा कर गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो मुझे मेरा असली चेहरा दिखा गई है, कि मुझे मजबूरी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए सबके साथ सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, शालीन बन के रहना पड़ रहा है। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। मेरी शालीनता मेरी ज़रूरत है जो अक्सर मुझे नंगा कर गई है। जब कभी जहाँ कहीं जाता हूँ, अचूक उद्दंड के साथ देहों को छायाओं की ओर सरकते हुए पाता हूँ। भट्टियाँ सब जगह हैं, सब जगह लोग सेकते हैं शील, उम्र की रपटती ढलानों पर ठोकते हैं जगह जगह कील, कि अनुभव ठहर सकें। अक्सर लोग आपस में बुनते हैं गहरा तनाव, यानी कि ताकि उनके एक्सपीरियंसेस, अनुभव बाद में याद रहें, उसके लिए वो अपने चारों ओर एक अलग सी कॉम्प्लेक्सिटी, एक अजीब सा तनाव बुनते हैं। वह शायद इसलिए अक्सर लोग आपस में बुनते हैं गहरा तनाव, वह शायद इसलिए कि थोड़ी देर ही सही मृत्यु से उबर सकें। मेरी दृष्टि जब भी कभी जिंदगी के काले कोनों में पड़ी है, मैंने वहाँ देखी है एक अंधी ढलान, बैलगाड़ियों की पीठ पर लाद कर खड़ी है, जिनमें व्यक्तित्व के सूखे कंकाल हैं। वैसे वह सच है, जब सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ। अब ये आखिरी हिस्सा बहुत ज़रूरी है। जब सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह चहकता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पाँव सा महकता हूँ। जब सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह चहकता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पाँव सा महकता हूँ। मुझे एकांत में अपनी असलियत पता चलती है। अगली कविता है जो उन्होंने अपने मित्र राजकमल चौधरी की मृत्यु पर लिखी थी। उसे जिंदगी और जिंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था। यही वजह थी कि वह एक की निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। उसे जिंदगी और जिंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था। यही वजह थी कि वह एक की निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। एक बात साफ थी, उसकी हर आदत दुनिया के व्याकरण के खिलाफ थी। न वह किसी का पुत्र था, न भाई था, न पति था, न पिता था, न मित्र था। राख और जंगल से बना हुआ वह एक ऐसा चरित्र था जिसे किसी भी शर्त पर राजकमल होना था। वह 100% सोना था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर यह तो है कि उसकी शख्सियत खास थी। वह जलते हुए मकान के नीचे भी हरा था। एक मतलबी आदमी जो अपनी ज़रूरतों में निहायत खरा था, यानी कि उसको अपनी ज़रूरतें पता थी। एक मतलबी आदमी जो अपनी ज़रूरतों में निहायत खरा था, खड़ा बोल देता था। एक मतलबी आदमी जो अपनी ज़रूरतों में निहायत खरा था, उसे जंगल में पेड़ों की तलाश थी। उसके पास शराब और गांजा और शहनाई और औरतों के दिलफरेब किस्से थे, मगर ये सब उन पर्दों के हिस्से थे जिनकी आड़ में बैठकर वो कविताएं बुनता था। आखिरी हिस्सा दोबारा सुनना कि एक मतलबी आदमी जो अपनी ज़रूरतों में निहायत खरा था, उसे जंगल में पेड़ की तलाश थी। उसके पास शराब और गांजा और शहनाई और औरतों के दिल फरेब किस्से थे, मगर ये सिर्फ उन पर्दों के हिस्से थे जिनकी आड़ में बैठकर वह कविताएं बुनता था। अगली कविता है शांति पाठ का अंतिम अंश। न मैं कमंद हूँ, न कवच हूँ, न छंद हूँ, मैं बीचों बीच से दब गया हूँ, मैं चारों तरफ से बंद हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे न तो कुर्सी बन सकती है और न बैसाखी। मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में एक सड़ा हुआ काट है। लंदन और न्यूयॉर्क के घुंडीदार तमसों से डमरू की तरह बसता हुआ मेरा चरित्र अंग्रेजी का आर्ट है। यानी कि जो मेरा गुस्सा है वो किसी काम का नहीं है,
न इससे कुर्सी बन सकती है और न बैसाखी। मेरा गुस्सा उस तरह से है जैसे जनमत की चढ़ी हुई नदी, जब नदी चढ़ जाती है उसमें एक सड़ी हुई लकड़ी, सड़े हुए काठ की तरह मेरा गुस्सा है। वो किसी काम नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ कि इससे न तो कुर्सी बन सकती है और न बैसाखी। मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में एक सड़ा हुआ काठ है। लंदन और न्यूयॉर्क के घुंडीदार तमसों से डमरू की तरह बजता हुआ मेरा चरित्र अंग्रेजी का आर्ट है। अगली कविता है कुत्ता। और ये कविता कुत्ते के गुणों के बारे में तो है, लेकिन कुत्ते के बारे में नहीं। उसकी सारी शख्सियत नखों और दांतों की वसीयत है। दूसरों के लिए वह एक शानदार छलांग है। अंधेरी रातों का जागरण है नींद के खिलाफ, नीली गुर्राहट है। अपनी आसानी के लिए तुम उसे कुत्ता कह सकते हो। आगे सुनना। अब अपनी आसानी के लिए तुम उसे कुत्ता कह सकते हो। उसकी लपलपाती हुई जीभ और हिलती हुई दुम के बीच भूख का पालतूपन हरकत कर रहा है। उसे तुम्हारी शराफत से कोई वास्ता नहीं है। उसकी नज़र न कल पर थी न आज पर है। सारी बहसों से अलग वह हड्डी के एक टुकड़े और कौर भर अनाज पर है। साल भर सिर्फ एक बार अपनी खून से जहर मोहरा तलाशती हुई मादा को बाहर निकलने के लिए वह तुम्हारी जंजीरों से शिकायत करता है। अन्यथा पूरा का पूरा वर्ष उसके लिए घास है। उसकी सही जगह तुम्हारे पैरों पर है, मगर तुम्हारे जूतों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी नज़र जूतों की बनावट नहीं देखती और न उसका दाम देखती है। वहाँ वह सिर्फ बित्ता भर मरा हुआ चाम देखती है। यहाँ पे चाम का मतलब है चमड़ी। वहाँ वह सिर्फ बित्ता भर मरा हुआ चाम देखती है और तुम्हारे पैरों से बाहर आने तक उसका इंतज़ार करती है। उसके दांतों और जीभ के बीच लालच की तमीज जो है तुम्हें जायकेदार हड्डी के टुकड़े की तरह प्यार करती है। और वहाँ हद दर्जे तक की लचक है, लोच है, नरमी है। मगर मत भूलो कि इन सब से बड़ी चीज़ वह बेशर्मी है जो अंत में तुम्हें भी उसी रास्ते पर लाती है जहाँ भूख उस वहशी को पालतू बनाती है। दोबारा सुनना। और वहाँ हद दर्जे की लचक है, लोच है, नरमी है। मगर मत भूलो कि इन सबसे बड़ी चीज़ वह बेशर्मी है जो अंत में तुम्हें भी उसी रास्ते पर लाती है जहाँ भूख उस वहशी को पालतू बनाती है। आपको धूमिल की ये कविता भी सुननी चाहिए, सच्ची बात। इसका आखिरी अंश ऐसा है कि हर ईमान का एक चोर दरवाज़ा होता है जो संडास की बगल में खुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आँख के ठीक नीचे ही नाक है। दोबारा सुनना कि हर ईमान का एक चोर दरवाज़ा होता है जो संडास की बगल में खुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आँख के ठीक नीचे ही नाक है। अब आगे की कविता उनकी किताब कल सुनना मुझे। शीर्षक है अंतर। कोई पहाड़ संगीन की नोक से बड़ा नहीं है, यानी कि पत्थर की नोक से। कोई पहाड़ संगीन की नोक से बड़ा नहीं है और कोई आँख छोटी नहीं है समंदर से। यह केवल हमारी प्रतीक्षाओं का अंतर है जो कभी हमें लोहे या कभी लहरों से जोड़ता है। अगली कविता धूमिल की गृहस्थी, 4 आयाम। इसमें उन्होंने गृहस्थी के अलग अलग 4 आयामों को, 4 परिस्थितियों को, 4 सिचुएशंस को दिखाया है। पहला, मेरे सामने तुम सूर्य नमस्कार की मुद्रा में खड़ी हो और मैं लज्जित सा तुम्हें चुपचाप देख रहा हूँ। यानी कि मेरे सामने तुम हाथ जोड़े हुए खड़ी हो। मेरे सामने तुम सूर्य नमस्कार की मुद्रा में खड़ी हो और मैं लज्जित सा तुम्हें चुपचाप देख रहा हूँ। और आंचल है, जैसा कि लोग कहते हैं, स्नेह है, किंतु मुझे लगता है इन दोनों से बढ़कर औरत एक देह है। इसका अगला आयाम, मेरी भुजाओं में कसी हुई तुम मृत्यु कामना कर रही हो और मैं हूँ कि इस रात के अंधेरे में देखना चाहता हूँ धूप का एक टुकड़ा तुम्हारे चेहरे पर। तीसरा आयाम, रात की प्रतीक्षा में हमने सारा दिन गुजार दिया है और अब जब कि रात आ चुकी है हम इस गहरे सन्नाटे में बीमार बिस्तर के सिरहाने बैठकर किसी स्वस्थ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आखिरी परिस्थिति, न मैंने न तुमने, ये सभी बच्चे हमारी मुलाकातों ने जने हैं। हम दोनों तो केवल इन अबोध जन्मों के माध्यम बने हैं। अगली कविता है उसके बारे में। पता नहीं कितनी रिक्तता थी, जो भी मुझ में होकर गुजरा रीत गया। पता नहीं कितना अंधकार था मुझ में, मैं सारी उम्र चमकने की कोशिश में बीत गया। भलमंद साहस और मॉनसून के बीच खड़ा मैं ऑक्सीजन का कर्जदार हूँ, मैं अपनी व्यवस्थाओं में बीमार हूँ। अगली कविता, और जो उनकी आखिरी कविता भी मानी जाती है, लोहे का स्वाद।
ये सिर्फ कविता के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर आयाम के बारे में है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद उस लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। एक बार दोबारा सुनो ये कविता, बहुत संदर्भ और बहुत अर्थ छुपे हैं इसके अंदर। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है? क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। अगली कविता भी कविता कैसी है उसी के बारे में है। सन्नाटा टूटता है, गूंगे के मुंह से उत्तर फूटता है। यह है कविता का शीर्षक। सन्नाटा टूटता है, गूंगे के मुंह से उत्तर फूटता है। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। सन्नाटा टूटता है, गूंगे के मुंह से उत्तर फूटता है। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। क्या व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। अगली कविता का भी शीर्षक है इसीलिए कविता पर बहस शुरू करो। वक्त बहुत कम है, इसीलिए कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो, क्योंकि असली अपराधी का नाम लेने के लिए कविता सिर्फ उतनी देर सुरक्षित है जितना देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुई गंडास के बीच बोटी सुरक्षित है। कविता सिर्फ उतनी देर सुरक्षित है जितनी देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुई गंडास के बीच बोटी सुरक्षित है, यानी कि चंद लम्हे बच गए हैं, इसीलिए कविता पर बहस शुरू करो। हाँ, उनकी एक कविता में से एक अंश है कि और जो चरित्रहीन है उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। अगली कविता भी सरकार और भ्रष्टाचार पर ही है। मगर अब चीज़ों के गलत होने का पता चल गया है, एक रिश्ता गलत समय देने लगा है, उसकी मरम्मत के लिए घड़ीसाज की दुकान पर जाना सरासर भूल है। तुम्हारी जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले झुक गई है, यानी कमर झुकने का अर्थ है कि उसने ज़िंदगी के सामने हार मान ली है और उसने दूसरे तरीके अपना लिए हैं। यानी कि जो रिश्ता तुम्हें गलत समय दे रहा है उसकी मरम्मत के लिए तुम्हें घड़ी वाले की दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अब चीज़ों के गलत होने का पता चल गया है, एक रिश्ता गलत समय देने लगा है, उसकी मरम्मत के लिए घड़ीसाज की दुकान पर जाना सरासर भूल है। तुम्हारी जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले झुक गई है, उसके लिए बढ़ई की आरी और वसूले से लड़ना फिजूल है कि तुम कारपेंटर के पास चले गए और उसके हथियारों से, जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, उससे तुम उसकी कमर सीधी कर रही हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले झुक गई है, उसके लिए बढ़ई और आरी और वसूले से लड़ना फिजूल है, क्योंकि गलत होने की जड़ न घड़ी साज की दुकान में है, न बढ़ई के वसूले में और न आरी में है, बल्कि वही समझदारी में है कि वित्त मंत्री की ऐनक का कौन सा शीशा कितना मोटा है और विपक्ष की बेंच पर बैठे हुए नेता के भाइयों के नाम सस्ते गल्ले की कितनी दुकानों का कोटा है। अगली कविता है विद्रोह, यानी कि जब कोई विद्रोह करता है क्या होता है। ठीक है, यदि कुछ नहीं तो विद्रोह ही सही। हंसमुख बनिए ने कहा, मेरे पास उसका भी बाजार है, मगर आज दुकान बंद है, कल आना, आज इतवार है, मैं ले लूँगा और इसे मंच दूंगा और तुम्हारा विद्रोह मंच पाते ही समारोह बन जाएगा। फिर कोई सरफिर शौकीन विदेशी ग्राहक आएगा, मैं इसे मुंह मांगी कीमत पर बेचूंगा। एक बार दोबारा सुनना ये कविता। ठीक है, यदि कुछ नहीं तो विद्रोह ही सही। हंसमुख बनिए ने कहा, मेरे पास उसका भी बाजार है, मगर आज दुकान बंद है, कल आना, आज इतवार है, मैं ले लूँगा, इसे मंच दूंगा और तुम्हारा विद्रोह मंच पाते ही समारोह बन जाएगा। फिर कोई सरफिर शौकीन विदेशी ग्राहक आएगा, मैं इसे मुंह मांगी कीमत पर बेचूंगा। अगली कविता है हरित क्रांति। इतनी हरियाली के बावजूद अर्जुन को नहीं मालूम उसके गालों की हड्डियां क्यों उभर आई हैं, उसके बाल सफ़ेद क्यों हो गए हैं। लोहे की छोटी सी दुकान में बैठा हुआ आदमी सोना और इतने बड़े खेत में खड़ा आदमी मिट्टी क्यों हो गया है। इतनी हरियाली के बावजूद अर्जुन को नहीं मालूम उसके गालों की हड्डियां क्यों उभर आई हैं, उसके बाल सफ़ेद क्यों हो गए हैं।
लोहे की छोटी सी दुकान में बैठा हुआ आदमी सोना और इतने बड़े खेत का आदमी मिट्टी क्यों हो गया है। यानी कि जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे हरियाली तो हर जगह हो गई है, लेकिन फिर भी जो किसान की हालत है वो वैसी की वैसी है, जस की तस है। यानी कि हरित क्रांति का सबको फायदा हुआ है, लेकिन किसान को क्या फायदा हुआ है। अगली कविता है कुछ सूचनाएं। जैसा कि कविता का शीर्षक है, इसमें कुछ सूचनाएं हैं। सबसे अधिक हत्याएं समन्वयवादियों ने की। समन्वयवादी यानी जो लोग सबको साथ में लाने का काम करते थे। सबसे अधिक हत्याएं समन्वयवादियों ने की। दार्शनिकों ने सबसे अधिक जेवर खरीदा। यानी कि जो जीवन का दर्शन देते थे जो दूसरों को, उन्होंने ही सबसे अधिक जेवर खरीदा, वही सबसे अधिक अमीर हुए। सबसे अधिक हत्याएं समन्वयवादियों ने की। दार्शनिकों ने सबसे अधिक जेवर खरीदा। भीड़ ने कल बहुत पीटा उस आदमी को जिसका मुख ईसा से मिलता था और कोई और महीना था जब प्रत्येक टहनी पर फूल खिलता था, किंतु इस बार तो मौसम बिना बरसे ही चला गया। न कहीं घटा गिरी, न बूंद गिरी। फिर भी लोगों में टीबी के कीटाणु कई प्रतिशत बढ़ गए। कई बौखलाए हुए मेंढक कुएं की काई लगी दीवार पर चढ़ गए और सूरज को धिक्कारने लगे। व्यर्थ ही प्रकाश की बड़ाई में बकता है। सूरज कितना मजबूर है कि हर चीज पर एक सा चमकता है। हवा बुदबुदाती है, बात कई परतों से आती है। एक बहुत बारीक पीला कीड़ा आकाश छू रहा है और युवक मीठे जुलाब की गोलियां खाकर शौचालयों के सामने पंक्तिबद्ध खड़े हैं। आंखों में ज्योति के बच्चे मर गए हैं। लोग खोई हुई आवाज़ों में एक दूसरे की सेहत पूछते हैं और बेहद डर गए हैं। सब के सब रोशनी की आंच से कुछ ऐसे बचते हैं जैसे सूरज को पानी से रचते हैं। बुद्ध की आंख से खून चू रहा था। नगर के मुख्य चौरस्ते पर शोक प्रस्ताव पारित हुए। हिजड़ों ने भाषण दिए लिंग बोध पर। वैश्याओं ने कविता पढ़ी आत्मशोध पर। प्रेम में सफल छात्राएं अध्यापिकाएं बन गई हैं और रिटायर्ड बूढ़े सर्वोदयी। आदमी की सबसे अच्छी नस्ल युद्धों में नष्ट हो गई। देश का सबसे अच्छा स्वास्थ्य विद्यालयों में संक्रामक रोगों से ग्रस्त है। संघर्ष की मुद्रा में घायल पुरुषार्थ भीतर ही भीतर एक निशब्द विस्फोट से त्रस्त है। पिकनिक से लौटी हुई लड़कियां प्रेम गीतों से गरारे करती हैं। सबसे अच्छे मस्तिष्क आराम कुर्सी पर चित्त पड़े हैं। कुछ सूचनाएं। अगली कविता है हर तरफ धुआं है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता, यानी कि तुम किसी की तरफ ना हो। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। इसके बाद अगली कविता है मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें। पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें। लोहसाई की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें। मंदिर की दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आंखें। आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनाते और भाषा के भुन्नासी ताली को खोलते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते। कहते कि ये पिता है, ये हमारी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हम बिस्तर नहीं मेरी हम सफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। गरीबी और आशा पर लिखी गई सबसे उत्तम कविताओं में से एक है। अगली कविता है पत्नी के लिए। उनकी किताब सुदामा पांडे का प्रजातंत्र से। देह तो आत्मा तक जाने के लिए सुरंग है, रास्ता है। तुम्हारी उंगलियां जैसे कविता की गतिशील पंक्तियां हैं। तुम्हारी आंखें कविता की गंभीर किंतु कोमल कल्पना है। तुम्हारा चेहरा जैसे कविता की जमीन है। तुम एक सुंदर और सार्थक कविता हो मेरे लिए। अगली कविता है स्त्री। मुझे पता है स्त्री देह के अंधेरे में बिस्तर की अराजकता है। स्त्री पूंजी है, बीड़ी से लेकर बिस्तर तक विज्ञापन में फैली हुई। यानी स्त्री का इस्तेमाल, किसी भी फीमेल का इस्तेमाल आज के ज़माने में किस तरह से किया जा रहा है और वो खुद स्त्रियों को ही पता नहीं है।
किस तरह से हर तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन में, हर तरह के एडवर्टीजमेंट में स्त्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें लगता है कि ये उनकी फ्री चॉइस है, ये उनका मुक्त रूप से लिया गया हुआ कोई निर्णय है। मैं उदाहरण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप हर चीज़ में देखिए, स्त्री पूंजी है, बीड़ी से लेकर बिस्तर तक विज्ञापन में फैली हुई। अगली एक लंबी कविता है, उसका शीर्षक है मोचीराम। रापी वो चौड़ा नुकीला हथियार होता है जिससे कोई मोची काम करता है। तो मोचीराम कविता ऐसी है कि लंबी कविता है थोड़ी, और ये आखिरी कविता है आज के पॉडकास्ट की। उसकी मोचीराम की कहानी है। कोई एक सामान्य सा आदमी है मोची, उसके मन में क्या चलता रहता है उसकी कहानी है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौयत बदलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। अब वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो वृत्तांत दे रहा है जो एक आदमी उसके पास जूता सही करवाने के लिए आया है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीदों को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिसके पैर को नाथ कर एक आदमी निकलता है शहर को। वह अक्लमंद है, वह वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथ में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, इसे बांधो, यहाँ टोको, वहाँ पीटो, घिसा दो, ऐसे चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर भी सूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। और यही वह जगह है जहां आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजार सुख्तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़ी की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार, तू मोची नहीं, तू शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। दोबारा सुनना इसको। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख
अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो बस इतना सा था हमारा पॉडकास्ट। इसके अलावा भी न जाने धूमिल की कितनी ही कविताएं हैं, जैसे उस औरत के बगल में लेटकर या चमड़ी को गाने दो प्यार, जो अलग अलग विषयों पर सीधे बात करती है, जिस पर लोग इनडायरेक्टली बात करने से भी डरते हैं। उन बातों को धूमिल ने सीधे सपाट रूप से आप तक पहुंचाया है। उनका काव्य संग्रह 3 किताबों में आया है, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे। धूमिल को आपको सुनना चाहिए अपने अंदर वो विद्रोह पैदा करने के लिए, जिससे तुम इस जिंदगी, इसकी परेशानियों से और आने वाली चुनौतियों से लड़ सको। आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आज इसे दूसरों तक शेयर करें। हाँ, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार मैं कर सकता हूँ तो उसे भी बताएं। हाँ, एक और बात, ऑडियो इसका फॉर्मेट सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि मैं अपनी बात और साफ तरीके से कह सकूँ, और जो तुम श्रोता हो उनका भी ध्यान सिर्फ आवाज़ में जाए और वो सिर्फ शब्दों को सुने, चेहरे को नहीं। चेहरा कभी बाद में पढ़ लोगे। धन्यवाद।